हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं घटना चक्र बीपीएससी के पूर्वावलोकन का पार्ट 8 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज बिहार राज्य से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग बिहार भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इसके सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका उत्तर है सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है, जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो इसका उत्तर है बी, कैमूर। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक राज्य है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, रोहतास। बिहार में भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सो नदी घाटी पर पाई जाती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो इसका उत्तर है बी, पुनपुन। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुआ के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है सी, 12। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर है सी, पटना में। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका उत्तर है ए, CWG। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका उत्तर है बी, नवीन जलोढ़कर। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियां द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी अर्थात खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है कौन? तो इसका उत्तर है डी, पूर्णिया। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आंध्र प्रदेश में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का अकेला 75% 2014-15 के अनुसार करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो इसका उत्तर है डी, उत्तरी कोयल। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल अर्थात मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका उत्तर है सी, गंडक। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है बी, चूना पत्थर। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका उत्तर है ए, अनुपम झील। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है सी, बाढ़ के लिए। अब आइए चलते इसके विस्तार को देखते हैं। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती है जो गंगा नदी में मिलती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत खालिस्तान है? तो इसका उत्तर है ए, 60%। वर्ष 2008 से 9 के आंकड़ों के अनुसार आधार पर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9,360 हेक्टेयर है, जिसमें कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5,603 हेक्टेयर अर्थात लगभग 60% था। वर्ष 2016 से 17 में के आंकड़ों के आधार पर कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5,293 हेक्टेयर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 56.55% है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो इसका उत्तर है डी, 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न एवं उसके दिए गए विकल्प दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 6,877 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.30% है, जिसमें आरक्षित वन का क्षेत्र 693 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित वन क्षेत्र 6,183 वर्ग किलोमीटर तथा अवर्गीकृत वन क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर है। उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 305.99 वर्ग किलोमीटर है। अति सघन वन क्षेत्र 333.13 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वर्ग 3,280.32 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3,644 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, गोपालगंज, जहानाबाद, सिवान हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुरा, गोपालगंज, जहानाबाद, सिवान है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका उत्तर है ए, पश्चिम चंपारण। अब आइए चलते इसके विस्तार को देखते हैं। प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पश्चिम बंगाल में
कुल वन 799.43 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 525.14 वर्ग किलोमीटर घने वन है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, कटिहार। सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भारत में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो इसका उत्तर है, ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 अर्थात हजारीबाग से। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अवरक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अवरक, जो कि झारखंड में पड़ता है, प्राप्त होता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? तो इसका उत्तर है बी, भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है? तो इसका उत्तर है डी, इन सबों से नई। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार की सोमेश्वर अर्थात सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लियस्टोसीन काल में हुआ है। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। अब अगला प्रश्न है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है? तो इसका उत्तर है डी, बिहार में। चूंकि यह 1992 से 93 का प्रश्न है और उस समय बिहार और झारखंड एक था, उस अनुसार दिया गया है कि मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ थे? तो बिहार में। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरे सबसे बड़ी जनजाति है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो चूंकि यह 1999 अर्थात 2000 जब बिहार और झारखंड अलग होने से पहले का प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर डी अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 से होता है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट तथा थीथैत नगर को जोड़ता था। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं: 27 EW, 31, 33, 231, 327, 227, 22, 120, 19 GQ आदि। वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5030.6 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है? तो इसका उत्तर है ये स्टार मार्क्स है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के जंगल हैं? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 2 और 3 दोनों सही हैं, अर्थात पतझड़ और शबाना। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ शबाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है? तो इसका उत्तर है डी, रांची में। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टाटा लौ इस्पात कारखाने में लौ एस की पूर्ति होती है। तो इसका उत्तर है डी, सिंहभूम से। टाटा लौ इस्पात कारखाने में लौ एस की पूर्ति सिंहभूम जिले से होती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है सी, गया। गया गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, वन्यजीव और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग में भी राष्ट्रीय पार्क है, परंतु संप्रति यह झारखंड राज्य में है। बोध गया और गया एक ही जगह का नाम है। बोध गया उस स्थान को कहते हैं जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है बी, बोध गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर है सी, भीमबांध। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन प्राणी अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिले में तथा राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात बोकारो, चंद्रापुर और संताल डी। बोकारो, चंद्रापुर, संताल डी 3 पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो इसका उत्तर है बी, जल शक्ति। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बढ़ाकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। वर्तमान में यह झारखंड के धनबाद जिले में है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो इसका उत्तर है बी, 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं। तो इसका उत्तर है ए, 37। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए थे। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। तो इसका उत्तर है ए, 89.20 लाख हेक्टेयर। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान 2017-18 में बिहार का लगभग 7.1 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117 लाख हेक्टेयर है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुरी जाना जाता है। तो इसका उत्तर है बी, एल्युमिनियम प्लांट हेतु। मुरी में हिडाल्को द्वारा एल्युमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में मुरी झारखंड राज्य में है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है। तो इसका उत्तर है ए, एल्युमिनियम उद्योग। अब अगला प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय है। तो इसका उत्तर है ए, भारत मानक समय से आगे। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना
85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका उत्तर है सी 9। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पटना जिला की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिले से संबद्ध है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इसका उत्तर है ए 50% से अधिक। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल फसल योग्य भूमि 79.46 लाख हेक्टेयर थी तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 35.2 लाख हेक्टेयर था। 79.46 लाख हेक्टेयर फसल योग्य भूमि से शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.3 लाख हेक्टेयर है। कुल फसल योग्य भूमि में लगभग 62.5% क्षेत्र सिंचित है। इस प्रकार सही उत्तर ए है। उल्लेखनीय है कि ये आंकड़े पृथक बिहार से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, पूर्व में बंगाल का दुख अर्थात सौर ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है? तो इसका उत्तर है बी दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है? तो इसका उत्तर है ए गेहूँ। वर्ष 2018 से 19 में विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। कुल खाद्यान्न उत्पादन 163.11 लाख टन, चावल 6155.53 लाख टन, वहीं गेहूं 6465.91 हजार टन, मक्का का 3193.31 हजार टन। 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। वहीं चना का उत्पादन 67.69 हजार टन। नोट भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के कारण राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? तो इसका उत्तर है ए चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं और मक्का है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात आत्मनिर्भर। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा सत्य है? तो इसका उत्तर है ए बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य के बनने के बाद अब ऐसा नहीं है। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर दिया गया, राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। अब अगला प्रश्न है, पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ए लौह अयस्क। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्न खनिज के भंडार हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से खनिज। तो बॉक्साइट, बाइराइट, डोलोमाइट, फाथर कले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क, क्वार्ट्ज, एस्टीराइट, फॉस्फेट, लाइमस्टोन। उपयुक्त विकल्पों में 2 विकल्प ए एवं डी सही है, किंतु पलामू एवं अपने मैग्नेटाइट लौह अयस्कों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018 के अनुसार में देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 2% से कम है। अब अगला प्रश्न है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो इसका उत्तर सी दूसरा। तांबा उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1, 2, 3 अर्थात कोयला, लौह और मैग्नीज। तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है, अतः तत्कालीन परिस्थिति में अभिष्ट विकल्प सी है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज
लाइमस्टोन, अभ्रक, पायराइट, क्वार्टजाइट और स्टीराइट है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग। तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नकाल में वर्ष 1997 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% वन आच्छादित था। भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में 7.76% भाग पर वन है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में लॉ एक्स प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर डी, सिंहभूम जिले में। लॉ एक्स झारखंड के सिंहभूम जिले में प्राप्त होता है। तत्कालीन परिस्थिति में अभिष्ट विकल्प दी है। बिहार में लॉ एक्स का उत्पादन नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। तो इसका उत्तर है डी, चूना पत्थर का। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार देश के कुल पायराइट उत्पादन का 94% अकेले करता है तथा चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। संयुक्त बिहार में अभ्रक का समुचित उत्पादन होता है। वर्तमान में झारखंड अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में के उत्पादन में बिहार का आधिकारिक है। तो इसका उत्तर है सी, पायराइट। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। तो इसका उत्तर है डी, सिंहभूम। झारखंड का सिंहभूम जिला लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योग में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य 83.20 डिग्री पूर्वी से 88.17 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। अगला प्रश्न है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। तो इसका उत्तर है बी, एक भ्रंश घाटी में। दामोदर जिले बंगाल का शोक कहते हैं का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से बिहार में गंगा से मिलती है। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा रेविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। अब अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो इसका उत्तर है बी, वनों पर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तत्कालीन विकास के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित थे न ही खनिज कार्य संभव थे। अब अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी। तो इसका उत्तर है बी, पटना में। रॉल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो इसका उत्तर सी, पूर्णिया और मानभूम। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। तो इसका उत्तर है बी, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल थे। भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल फैले हुए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7,305.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो 7.76%
का वनाच्छादन है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तो हम लोग सिर्फ 2019 के आंकड़ा को देखेंगे। तो IFSR 2019 के अनुसार 7.76% क्षेत्र पर वन है। पुराने डाटा को नहीं देखेंगे क्योंकि अगर ये याद हो गया तो एग्जाम में हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो केवल नए डाटा को देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह से प्राप्त पास है। तो इसका उत्तर है ए, रांची। हुंड्रू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो इसका उत्तर है बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। अगला प्रश्न है, बिहार की शस्य घनता कितनी है। तो इसका उत्तर है सी, 128%। वर्तमान में बिहार की शस्य घनता 145%, जबकि प्रश्नकाल में 128% थी। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। तो इसका उत्तर है डी, 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सिंचित क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान 2017-18 में 71.94 लाख हेक्टेयर है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में 75.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। तो इसका उत्तर है डी, कृषि आधारित उद्योग। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र प्राधिकार चमड़ा आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है। स्रोत उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार। अब आइए कृषि उद्योग एवं विविध के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। तो इसका उत्तर है ए, बिहार को। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को वर्ष 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को वर्ष 1995 में तथा उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। यद्यपि वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, परंतु असफल रहा। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो इसका उत्तर है सी, सुशील मोदी के द्वारा। अब आइए चलते इसके विस्तार को। मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। वर्ष 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट भी वर्तमान वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर को तारांकित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 6। यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार राज्य में 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। तो इसका उत्तर है सी, बिल्ड्स फुल बिहार। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन बिल्ड्स फुल बिहार है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका उत्तर है बी, मोतिहारी। बिहार में 9 से 11 फरवरी 2019 के मध्य कृषि कुंभ मेला 2019 महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित हुआ। अब अगला प्रश्न है, नीति आयोग के स्वास्थ्य
सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है? तो इसका उत्तर है सी 32.11। जून 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में बिहार का स्कोर 32.11 है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। पहला है केरल, जिसका स्कोर 74.01 है। वहीं आंध्र प्रदेश का 65.13% था। महाराष्ट्र का 63.99% स्कोर था। गुजरात का 63.52 स्कोर और पंजाब का 63.01 था। वहीं उत्तर प्रदेश का 26.61, बिहार का 32.11, उड़ीसा का 35.97, मध्य प्रदेश का 38.39 और उत्तराखंड का 40.20 था। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था? तो इसका उत्तर है ए 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात अर्थात 0 से 6 आयु समूह के जनसंख्या 935 था। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी? तो इसका उत्तर है बी 14.6%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार के तृतीय क्षेत्र की विकास दर स्थित 2011-12 एवं चालू कीमतों पर क्रमशः 14.6 एवं 17.9% थी, जबकि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विकास दर स्थिर 2001 से 12 एवं चालू कीमतों पर क्रमशः 1.4% एवं 6.1% तथा 2.5% एवं 4.1% थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी था? तो इसका उत्तर है ए 4,87,628 करोड़ रुपये। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार चालू एवं अस्थिर 2011-12 कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2017-18 में क्रमशः 4,87,628 करोड़ रुपये एवं 3,61,504 करोड़ रुपये था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? तो इसका उत्तर है ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रमाणित स्रोतों के अभाव के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क अर्थात ईपीआईपी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है? तो इसका उत्तर है ए झारखंड से अधिक। प्रश्नकाल में बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन पर 54 थी, जो इस संदर्भ में झारखंड 46 से अधिक थी और अखिल भारतीय स्तर 53 से अधिक थी। एसआरएस बुलेटिन मई 2020 के आधार पर बिहार में वर्ष 2018 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन पर 32 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर भी शिशु मृत्यु दर 32 तथा झारखंड में यह 30 है। अब अगला प्रश्न है, 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका उत्तर है बी तीसरा। 1991 के जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार की जनसंख्या 8.637 करोड़ थी, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के पश्चात सर्वाधिक थी। इस प्रकार 1991 में बिहार राज्य का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार का तीसरा स्थान है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र का स्थान क्रमशः पहला और दूसरा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुल्लक
बच्चा बैंक कहाँ है? तो इसका उत्तर है बी, पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपने बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है? तो इसका उत्तर डी, इनमें से सभी अर्थात भूमि सुधारों की असफलता, बी, राजनैतिक इच्छा का अभाव और सी, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। बिहार राज्य की इस गरीबी के प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधारों की असफलता रही है। भूमि सुधार की इस असफलता के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव रहा है। पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन एवं तद जनित गरीबी के प्रमुख कारण है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 अर्थात उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है, जिसमें पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन करता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? तो इसका उत्तर है ए, महरौरा में। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में महरौरा सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है? तो इसका उत्तर है डी, जमशेदपुर में। जमशेदपुर नसवान जी टाटा ने तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया था, जहां वर्ष 1907 में इस इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात संयंत्र है। वर्तमान में यह झारखंड राज्य में है। अब अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात केवल एक अर्थात चावल। छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त फसलों गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है सी, गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसल गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता है। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो इसका उत्तर है सी, बिहार राज्य वित्त मंत्रालय, बिहार राज्य वित्त निगम। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है? तो इसका उत्तर है ए, बिहार। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की देन है। राजपूतों ने बिहार को भोजपुर जिले में 1979 में प्रथम जातिवादी सेना कुएट सेना का गठन किया। तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की नई जाति विशिष्ट आधारित सेनाओं का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम पठानों एवं राजपूतों द्वारा गठित सनलाइट सेना, कुर्मियों द्वारा गठित भूमि सेना, यादवों द्वारा गठित लौरिक सेना, भूमिहार द्वारा गठित रणवीर सेना आदि प्रमुख है। बिहार के दलित काश्तकारों, भूमिहीन एवं छोटे किसानों के हितों के लिए रक्षार्थ आदि कम्युनिस्ट सेनाएं हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका उत्तर है ए, ML मजूमदार। सी, ML मजूमदार 26/9/2000 से 28/3/2003 तक बिहार के चुनाव आयुक्त रहे। वर्तमान में अप्रैल 2015 से अशोक कुमार चौहान बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो इसका उत्तर है ए, विनोद कुमार पांडे।
ये सब काफ़ी पुराना है, इसे छोड़ देते हैं, इसे याद कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में और फिर एग्जाम में गलत मार के आ जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है ए सुंदर सिंह भंडारी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सुंदर सिंह भंडारी को बिहार राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सुंदर सिंह भंडारी 27/4/1998 से 15/3/1999 तक बिहार के राज्यपाल रहे। अब अगला प्रश्न है, बिहार पर बकाया ऋण है? तो इसका उत्तर है, ये भी काफ़ी पुराना है, तो नए वाले को देख लेते हैं। तो 2019-20 में के अंतर्गत बिहार का बकाया है 1,68,921 करोड़ रुपये। तो आप लोग केवल इसे याद रखेंगे, प्रश्न को नहीं देखेंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो ये भी स्टार मार्क्स है, तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। लोकसभा आयोग 2019 के पश्चात गठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार में कुल 6 मंत्री हैं, जिसमें से 3 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया था। वहीं रविशंकर प्रसाद को कानून एवं न्याय मंत्रालय और गिरिराज सिंह को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया था। वहीं राज्य मंत्री में राजकुमार सिंह को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, अश्विनी कुमार चौबे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय दिया गया। राजकुमार सिंह को बिजली मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने को? तो इसका उत्तर है ए गया के महाबोधि मंदिर का। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है? तो ये स्टार मार्क्स से, पटना महानगर में वार्डों की संख्या 72 है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है डी रांची। बिहार में पागलखाना वस्तुतः रांची के कांके नामक स्थान पर अवस्थित है। वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है सी 54। ये भी काफ़ी पुराना प्रश्न है, इसे छोड़ देते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है? तो इसका उत्तर है डी 54। ये भी काफ़ी पुराना प्रश्न है, इसे आप ध्यान में नहीं रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर है 40। ये वर्तमान में भी है, इसे आप याद रखेंगे। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री दलमणि मिश्रा है, अतः सही विकल्प डी है। अब अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर है सी स्वर्णरेखा। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। इस उद्योग को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो इसका उत्तर है सी झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर संघ के 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो इसका उत्तर है सी रांची। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नया राज्य 28वां झारखंड राज्य बना। इसकी राजधानी रांची बनाया गया। रांची ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था? तो इसका उत्तर है डी 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो इसका उत्तर है सी बरौनी में। बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। रांची में भारी मशीन तथा सिंहभूम में इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका उत्तर है बी गया। भारत सरकार के अनुसार संबंधित जिलों का क्षेत्रफल इस प्रकार है, पटना का 3202 वर्ग किलोमीटर, गया का 4976 वर्ग किलोमीटर, समस्तीपुर का 2904 वर्ग किलोमीटर, दरभंगा का 2279 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा
जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से गया है, लेकिन वर्तमान में पश्चिम चंपारण है। ऐसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। गोड्डा, रांची एवं बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के जिले हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिलों की संख्या है। अगला प्रश्न है, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है ए, धनबाद में। प्रश्नकाल के दौरान बोकारो स्टील प्लांट धनबाद में ही था, अब बोकारो अलग किया जा चुका है, यह झारखंड राज्य में है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन ए और बी। कथन ए में दिया गया दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक अधिक विकसित है, तो ये सही है। अब आइए चलते हैं कथन बी को देखते हैं। आर है, दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। अब अगला इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, परंतु वर्ष 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित था। दक्षिण बिहार का अल्प विकासी अलग झारखंड राज्य निर्माण का मूल मुद्दा रहा। दक्षिण बिहार खनिज प्रधान क्षेत्र रहा, फलस्वरूप खनिज पर आधारित उद्योग का विकास दक्षिण बिहार में अपेक्षातया अधिक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो आदि दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। अब आइए बिहार के इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है? तो इसका उत्तर है डी, नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुए, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया। अब अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, पावापुरी में। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान अर्थात निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। अब अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? तो इसका उत्तर है बी, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया। अब अगला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है ए, सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है सी, मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा था। नोट, प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई माना है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका उत्तर है बी, श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी के गोखले एवं श्री खरे की विशेष अवस्थिति थी, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट
कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ? तो इसका उत्तर है ए 1921 में। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है सी सचिंद्र नाथ सान्याल। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अब अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर है ए स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाके में स्वामी विद्यानंद रैयतों के को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है सी मोहम्मद जुबैर ने। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922 से 23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। अब अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने में उन्हें कार्यानंदन शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। अब अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर है ए 1929 में। अगला प्रश्न है, बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है ए श्री कृष्ण सिंह से। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। अब अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो इसका उत्तर है सी 1931 में। वर्ष 1931 में गंगाशरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फुलेना प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांस्कृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब अगला प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है ए फूलन प्रसाद वर्मा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की सचिव थे। तो इसका उत्तर है बी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका उत्तर है ई। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद, नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। अतः इसका सही उत्तर ई अर्थात उपयुक्त एक में से अधिक होगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर है बी मोहम्मद यूनुस। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका उत्तर है सी
लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बड़ी पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। अब अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो इसका उत्तर है ई। हवाई चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1947 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा 2013 में मुख्यमंत्री ने स्थापित की। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का विकल्प उत्तर सी होना चाहिए, जबकि आयोग ने डी उत्तर दिया है। अब अगला प्रश्न है, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। तो इसका उत्तर है ए 55। वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के समय 7 झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे। वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अब अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो इसका उत्तर है ए शेरशाह ने। तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में जहां एक मजबूत किले का निर्माण किया गया था, इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया गया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर है बी राजगीर में। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है, जहां जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है ए 1916 में। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर गए एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस समय पटना उच्च न्यायालय में कुल मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 30 है। अब अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है बी आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेतृत्व किया था। उनका जन्म 1874 ईस्वी में चालकद गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उनकी आत्मपिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगे। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। 1895 ईस्वी में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया तथा जिसके आधार पर उसने बोगो अर्थात देवी देवता की जगह सिंह बोगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजे की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। अब अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो इसका उत्तर है बी भागलपुर राजमहल। 1855 से 56 में ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे। 1855 ईस्वी में सिंधु कानी
कान्हू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाकों का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत को घोषणा कर दी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका उत्तर है बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिलांतर्गत देवधर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका उत्तर सी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने के साथ गांधी जी कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उसके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, मौनीराम आदि प्रमुख व्यक्ति थे। अब अगला प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो इसका उत्तर सी, फिरदौसी। शरफुद्दीन अहमद जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई, फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए शादी है। अब अगला प्रश्न है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? तो इसका उत्तर है सी, 1934 में। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंधित भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब अगला प्रश्न है मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात 2 और 4, अर्थात विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था किसने? तो इसका उत्तर है ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरुल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ
हो गए। वर्ष 1908 से 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद को याद करने के लिए। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 22 मार्च 2019 को बिहार ने अपनी 107वीं वर्षगांठ मनाई। वर्ष 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार राज्य बिहार से बना है। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है ए, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की भी आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका उत्तर है डी, 1912। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 को प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। अब अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो इसका उत्तर है सी, 1936 में। 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत था। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर 1936 माना है। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो इसका उत्तर है सी, 1936। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार का एक अलग राज्य बना? तो इसका उत्तर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ? तो इसका उत्तर है बी, 1912। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो इसका उत्तर है बी, 1912। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है बी, 1912। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर है सी, 1885। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई? तो इसका उत्तर है सी, बेट बेगारों पर। 1902 से 10 ईस्वी के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुदकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासी को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। अब अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर है ए, 1908 में। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो इसका उत्तर है ए, बौद्ध मत। प्राचीन संस्कृत, प्राकृति और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में औदंतपुरी के साथ इस
प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध बिहारों के कारण इनका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। अब अगला प्रश्न है 1866 से 67 के नील खतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो इसका उत्तर है डी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबकर 1866 से 67 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया कोठी में फूटी, वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और मुजफ्फरपुर में फैल गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो इसका उत्तर है ए, मुरली भड़ावा के। राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भड़ावा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। अब अगला प्रश्न है किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो इसका उत्तर है ए, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार, प्रताप, 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात केवल 2, अर्थात स्वामी सहजानंद। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, कायानंदन शर्मा और राहुल सांस्कृतायन प्रमुख थे। अब अगला प्रश्न है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया। तो इसका उत्तर है बी, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। अब अगला प्रश्न है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो इसका उत्तर है डी, बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसकी आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाव था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। बाद में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। अब अगला प्रश्न है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका उत्तर है बी, महादेव लाल सराफ ने। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एवं जहरुल हसन हाशमी ने किया। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो इसका उत्तर है सी, देव। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। वर्तमान रांची के बुन्नू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। अब अगला प्रश्न है 1930 और 1932 में 12वीं कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था। तो इसका उत्तर है सी, गया। वर्ष 1930 और 32 के मध्य 12वीं कांग्रेस ने गया जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। अब अगला प्रश्न है इसमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। तो इसका उत्तर है डी, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक मृत्यु प्रयत्न इस पद पर रहे। अब अगला प्रश्न है सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका उत्तर है ए, राहुल सांस्कृतायन।
अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृत्यायन ने किया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका उत्तर है सी 2000 में। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो इसका उत्तर है ए 1942। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते हुए ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या एवं नगरीकरण से है। तो आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो इसका उत्तर है ए पटवारी। पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ तथा बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। शेर शाह सूरी के दरबार में भूमि अभिलेख मंत्री टोडरमल द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया, जिसका कार्य किसान और उनकी जोत के कागजात को बनाना एवं उनका संरक्षण करना था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है डी 8.04%। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.04% थी। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। अब अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है ए प्रथम। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जो न्यूनतम है। स्पष्ट है कि न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग? तो इसका उत्तर सी 38% है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 38.5% थी। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.08% है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 61.08%। अगला प्रश्न है, बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है? तो इसका उत्तर है सी 23.54%। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जनगणना 1991 के अनुसार 1981 से 91 के दशक में बिहार की जनसंख्या में 23.38% की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं वर्ष 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही, जो 1991 से 2001 में 28.43% से कम हुई। अब अगला प्रश्न है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है? तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है कितना? तो 10,40,99,452 अर्थात 10.41 करोड़ है। अब अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो इसका उत्तर है ए 13.14%। 1991 में संयुक्त बिहार अर्थात झारखंड सहित कुल जनसंख्या 8.637 करोड़ थी, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 7.502 करोड़ थी तथा शहरी जनसंख्या 1.135 करोड़ थी। स्पष्ट है कि वर्ष 1991 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 13.14% था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो इसका उत्तर है, ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार अनुपात आप ऊपर पढ़ सकते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है बी 13.4
4.4%। अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, तो इसका उत्तर है सी, भारत में तृतीय। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह राज्यों के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है, जबकि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची में छठे स्थान पर है। इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर दिल्ली है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2001 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार तीसरे स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है, तो इसका उत्तर है बी, तीसरा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है, तो इसका उत्तर है ए, शिवहर। वर्ष 2011 की जनगणना दिए गए विकल्प जिलों का जनसंख्या घनत्व शिवहर में 1880 जनसंख्या घनत्व है, वहीं वैशाली में 1717, पटना में 1823 और दरभंगा में 1728 है। अब अगला प्रश्न है, भारत में बिहार की जनसंख्या है, तो इसका उत्तर है सी, तीसरी सबसे अधिक। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तत्पश्चात महाराष्ट्र की और उसके बाद बिहार की जनसंख्या है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, तो इसका उत्तर है सी, 918। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, तो इसका उत्तर है बी, गोपालगंज। वर्ष 2011 की जनगणना के विकल्प जिलों का लिंगानुपात गोपालगंज में 1021 है, वहीं सिवान में 988, सारण में 954 और किशनगंज में 950 है। अब अगला प्रश्न है, 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो इसका उत्तर है ई। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 74 होने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। अब अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है, तो इसका उत्तर है बी, महाराष्ट्र। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो इसका उत्तर है डी, लोहरदगा। तो ये इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।